हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं पेंडिंग जो करंट अफेयर्स है। 31 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं जो कि पेंडिंग रह गया है। फर्स्ट टॉपिक इज नॉट समबडीज एल्स वॉर। ये आईआर में काम आएगा, जीएस पेपर 2 में। ये क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, लिथियम ब्लॉक ऑक्शन इन जेएनके। लिथियम ब्लॉक का ऑक्शन करना है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें क्या चैलेंज आ रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है। जीएस पेपर 3 के लिहाज से काम आएगा। एट द सेम टाइम जीएस पेपर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का एंगल भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, नॉट समबडीज एल्स वॉर। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? द आर्टिकल डिस्कसेज इंडियाज इवॉल्विंग स्टैंड ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया का जो इवॉल्विंग स्टैंड है उस पर डिस्कस करता है एंड इट्स ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी, और उसका यूरोप की पूरी सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इट एम्फेसाइजेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विथ मॉस्को। मोदी जी मॉस्को गए थे, पुतिन से मिलके आए। उसके बाद क्वीव जो है उनका विजिट है। फ्रेमिंग दिस, क्वीव जो है कहाँ का कैपिटल है आपका, यूक्रेन का। फ्रेमिंग दिस मूव्स एज एन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन पीस डिप्लोमेसी। देखो, यूरोप की बात इस पूरे टॉपिक में होनी है, पूरे टॉपिक में बात होनी है यूरोप की। यूरोप जो है एक काफी सिग्निफिकेंट एरिया हुआ करता था वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 2 तक लोग बात ही सिर्फ यूरोप की करते थे, उसके बाद बात नहीं होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में रिलेटिवली क्या है, पीस है। और खासकर कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1991 के बाद से, तो यूरोप में क्या है, पीस है। तो बहुत ज्यादा पीस जो है यूरोप में, अगर बाकी कंटिनेंट के मुकाबले, एशिया के मुकाबले देखें, अफ्रीका के मुकाबले देखें, लैटिन अमेरिका के मुकाबले देखें, तो यूरोप में पीस जो है वो ज्यादा है। और अभी जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप का पीस जो है वो हिला हुआ है। यूरोप में गुटबाजी चल रही है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया ने काफी अच्छा इंगेजमेंट बना के रखा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। किसमें बना के रखा है? इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में अच्छा एंगेजमेंट बना के रखा है। बट स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी टर्म में अच्छा एंगेजमेंट इंडिया का नहीं है। हमने बहुत ज्यादा यूरोप पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि यूरोप बहुत दूर है हमसे, तो हमने स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा यूरोप से एंगेजमेंट हम अपना नहीं रखा है। तो यहाँ पे ये जो सी राजा मोहन जी है, सी राजा मोहन इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। और इनका डायरेक्टली इनके जो भी कोड्स हैं, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो डायरेक्टली इनके कोड्स के यूज कर सकते हो आप अपने पीएसआईआर ऑप्शनल के एग्जाम में। तो वो बोलते हैं कि इंडिया को अब एक पीस डिप्लोमेसी में मोर एक्टिव रोल खेलने की जरूरत है। इंडिया अभी स्टार्ट कर भी रहा है। इंडिया मोदी जी रशिया के विजिट, यूक्रेन की विजिट, ये सब चीजें शो करती हैं कि इंडिया और ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट रहने के कगार पे है और इंडिया को करना भी चाहिए। तो आई होप एक समरी आपको समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's potential visit to Ukraine next month signal a shift in India's approach to European security। यूरोपियन सिक्योरिटी को लेके हमारा अप्रोच क्या था? हम यूरोप पे इतना फोकस नहीं थे, बट अब हम लोग फोकस हो रहे हैं। हिस्टोरिकली यूरोपियन पॉलिटिकल राइवलरीज हैव इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न इंडिया एंड एशिया। यूरोप की जो पॉलिटिकल राइवलरी थी, चाहे वर्ल्ड वॉर्स में है चाहे कोल्ड वॉर में हो, उसने एशिया को और इंडिया को इंपैक्ट किया है। बट यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स हैज रिसेंटली फेडेड फ्रॉम इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोकस। बट लास्ट 10-20 साल की बात करें, 30 साल की बात करें, तो हमने बहुत ज्यादा यूरोप की जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दिया है। इंडिया का फोकस मतलब वहां पे नहीं रहा है। अभी ये वक्त है कि यूरोप के साथ हम री एंगेज होने का। यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट, द वॉर इन यूक्रेन हैज एलिवेटेड यूरोप्स इंपॉर्टेंस इन इंडियाज इंटरनेशनल एजेंडा। इंडिया के इंटरनेशनल एजेंडा में यूरोप का इंपॉर्टेंस बढ़ाया है। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज वेस्टर्न प्रेशर और अ मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी विथ रशिया, इंडिया शुड सी इट एज अ कॉल टू री एंगेज विथ यूरोपियन पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया को अब देखना चाहिए कि ये एक मौका है कि यूरोपियन पीस एंड सिक्योरिटी के साथ इंडिया ज्यादा अच्छे से एंगेज कर सकता है। Second is strategic engagement. India has increased political and diplomatic ties with Europe and economic and technological partner. इंडिया ने टाइज बढ़ा दिए हैं, पॉलिटिकल टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज, किसके साथ? यूरोप के साथ। तो अब हम, यूरोप कैसा पार्टनर था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूरोप से हमेशा रहती थी। टेक्नोलॉजिकल पार्टनर यूरोप हमेशा से था, बट हमें स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ाना है। Now it must lend a strategic character to its relationship या this relationship। हमें इसमें और ज्यादा
रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजिक एंगल को और ज्यादा डालना चाहिए, यहां पे यही बात हो रही है, शिफ्टिंग स्ट्रैटेजिक फोकस। Asia and Middle East. Over the past decade, Delhi has recalibrated its strategies for Asia, the Indo-Pacific and the Middle East. हमने हर किसी के लिए अपना जो भी स्ट्रैटेजी रहा है उसको रीकैलिब्रेट किया है। यूरोप हाउएवर हैज रिमेन्ड आउटसाइड दिस स्ट्रैटेजिक ओवरहॉल। यूरोप इस स्ट्रैटेजिक ओवरहॉल से क्या रहा है, आउटसाइड रहा है, अलग रहा है। पोस्ट कोल्ड वॉर कॉम्प्लेसेंसी। आफ्टर द कोल्ड वॉर इंडिया व्यूड यूरोप एज पीसफुल एंड इंटीग्रेटेड। कोल्ड वॉर के बाद हमने यूरोप को देखा है पीसफुल की तरह, पीसफुल एरिया की तरह, इंटीग्रेटेड एरिया की तरह। रिड्यूसिंग द नीड फॉर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। यूरोप जियोपॉलिटिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, है ना। 17th 18th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो यूरोप मर्केंटाइल कंट्री था, मतलब यूरोप फोकस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ओवर जियोपॉलिटिकल रोल, रीइंफोर्स इंडियाज नॉन स्ट्रेटेजिक व्यू। The Russia invasion of Ukraine has disrupted this complacency. हम यूरोप को बस एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह और इकोनॉमी पे फोकस करने वाले ब्लॉक की तरह देखते थे, बट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारा जो ये कॉम्प्लेसेंसी है यूरोप को वैसे देखने का वो टूट गया है। रिजेंटफुल रशिया, रशिया जो है वो रिजेंटफुल जा रहा है अभी। फीलिंग चीटेड बाय पोस्ट कोल्ड वॉर एग्रीमेंट, जो भी कोल्ड वॉर के बाद एग्रीमेंट हुआ रशिया उससे चीटेड फील कर रहा है। रशिया इज डिटरमाइंड टू रीस्ट्रक्चर यूरोपियन सिक्योरिटी। यूरोप का जो सिक्योरिटी है रशिया डिटरमाइंड है कि उसको क्या करे, वो रीस्ट्रक्चरिंग करे। यूएस एंड यूरोप का डायनामिक्स क्या है वो समझते हैं। यूएस में इंटरनल डिवीजन है। यूएस में कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस वॉर को रुकवाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या मतलब है, एस्केलेट हो रहा है तो होने दो, है ना। तो यूएस में भी ऐसा नहीं है कि यूएस में एक मत है इस रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। द यूएस एडिंग यूक्रेन, क्योंकि यूएस एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, फेसेस इंटरनल डिवीजन ऑन इट्स अप्रोच विद सम रिपब्लिकन्स वांटिंग एस्केलेशन एंड अदर डी एस्केलेशन। देयर इज अ पुश फॉर यूरोप टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डिफेंस टू अलाउ द यूएस टू फोकस ऑन एशिया। मतलब यूरोप जो है, रशिया यूक्रेन का यूरोप में, तो यूरोप अपना जो मैटर है वो खुद संभाल पाए, चाहे वहां पे यूके इन्वॉल्व हो, फ्रांस इन्वॉल्व हो, ये सारी कंट्रीज होकर अपना मैटर खुद संभाल पाए। और यूएस किस पे फोकस कर पाए, एशिया पे। एशिया में क्या है, चाइना है। यूएस को किस पे फोकस करना है, चाइना पे फोकस करना है, वेस्ट एशिया पे फोकस करना है। यूरोपियन डिवीजन, यूरोप इज इंटरनली डिवाइडेड ऑन द रशियन इशू। यूरोप भी डिवाइडेड है। फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो ज्वाइन कर लिया, है ना। फीलिंग थ्रेटन्ड बाय रशिया व्हाइल हंगरी एंड टर्की परस्यू इंडिपेंडेंट पाथ। हंगरी और टर्की इंडिपेंडेंट पाथ परस्यू कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को लेके। Political parties across Europe are split on compromising with Moscow. मॉस्को में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यूरोप में वो स्प्लिट हैं कि वो मॉस्को के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। यूरोप जियोपॉलिटिकल डिलेमास। चाइनाज रोल, यूरोप सिटीजन चाइना फॉर सपोर्टिंग रशिया बट ऑल्सो सीक्स बीजिंग्स हेल्प टू रीस्ट्रेन मॉस्को। मतलब यूरोप क्रिटिसाइज करता है, सिटीजन नहीं, क्रिटिसाइज रशिया। यूरोप रशिया को, चाइना को क्रिटिसाइज करता ही है कि चाइना की वजह से ही सारी चीजें भड़क रही हैं, बट एट द सेम टाइम उसको हेल्प भी चाहिए चाइना का, सो दैट कि रशिया पे कंट्रोल और ज्यादा लगा सके। डिफेंस कैपेसिटी, यूरोप नीड्स टू बिल्ड इट्स डिफेंस कैपेसिटी रिक्वायरिंग यूनिटी एंड पर्पस। यूरोप को अपना डिफेंस कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा जिससे क्या आए, कैपेसिटी, डिफेंस कैपेसिटी, यूनिटी आए और साथ साथ में क्या आए, पर्पस आए। तो वो यूरोप को खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। विच इज चैलेंजिंग अमिड इट्स इंटरनल डिवीजन। इसके इंटरनल डिवीजन को देखते हुए अब ये क्या लग रहा है, काफी चैलेंजिंग जैसा लग रहा है। इंप्लीकेशन ऑन इंडिया, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंज। द रिटर्न ऑफ वॉर टू यूरोप हैज क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया, है ना, कि यूरोप में वॉर हो रहा है तो इससे इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक चैलेंज भी है और इंडिया के ऊपर सिक्योरिटी के चैलेंज भी होने लगेंगे। अभी इंडिया के हालत देख लो, इधर से बांग्लादेश, उधर से म्यांमार, इधर श्रीलंका, अफगानिस्तान, सब तो परेशानी है। The West scrutinizes India's relationship with Russia while China's growing ties with Moscow and a strategic move in Europe introduce new uncertainties in India's security landscape. West scrutinize करता है इंडिया का रिलेशनशिप किसके साथ, रशिया के साथ, है ना, बट चाइना का टाइज कहाँ बढ़ रहा है, मॉस्को के साथ। एंड स्ट्रैटेजिक मूव इन यूरोप, यूरोप में क्या है, स्ट्रैटेजिक मूव। तो एक नया अनसर्टेनिटी इवॉल्व हो रहा है इंडिया की जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको लेकर के। इंडियाज एक्टिव एंगेजमेंट इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, एक्टिव है। इंडिया हैज नॉट डिसमिस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज अ डिस्टेंट इशू।
हमने एक बहुत दूर का इशू बोल के या बहुत अलग इशू बोल के हमने उसको छोड़ा नहीं है। While not leading global diplomacy on Ukraine, Prime Minister Narendra Modi recent visit to Moscow and planned trip to Kyiv present opportunity to enhance India's peace effort. इंडिया का पीस एफर्ट enhance करने के लिए यहाँ पे क्या है opportunity, potential for peace diplomacy, current conflict status. Despite the high cost, neither Moscow nor Kyiv is ready for significant peace move. They are tired but not exhausted, है ना। मॉस्को मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों टायर्ड तो हो चुके हैं बट एग्जॉस्ट नहीं हो चुके हैं, एग्जॉस्ट अभी तक नहीं हुए। बोथ अवेट द आउटकम ऑफ यूएस इलेक्शन, यूएस में इलेक्शन होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा दोनों उसी का वेट कर रहे हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या करने वाला है, इन्फ्लुएंस करने वाला है। इंडिया का रोल क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिंग इन पीस एफर्ट। इंडिया इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं होता है, टाइम लगाना, इमोशन लगाना भी होता है, समझो। इवन मॉडेस्टली इज वर्थ वाइल ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। Reducing tension between Russia and India's western partners align with India's long term interest. इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है कि हम अपना टेंशन कम करें। एज चाइना बेनिफिट फ्रॉम सच कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऐसे कन्फ्लिक्ट से कौन बेनिफिट करता है, चाइना बेनिफिट करता है। स्ट्रेटेजिक री एंगेजमेंट विथ यूरोप, हमें यूरोप के साथ वापस से स्ट्रेटेजिक री एंगेजमेंट करना चाहिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यही है कि इंडिया ने कभी यूरोप के साथ स्ट्रैटेजिकली इंगेज नहीं किया। इंडियाज स्ट्रैटेजिक डिसएंगेजमेंट विथ यूरोप began after the Cold War. Historically, Indian prince leveraged European rivalry for autonomy and Indian soldier fought in both World War for Britain. सेकेंड वर्ल्ड वार तक हम इन्वॉल्व थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार ड्यूरेशन में हम बहुत ज्यादा नहीं थे, कोल्ड वार के बाद तो हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, है ना, यूरोप का जो भी पॉलिटिक्स है उसके साथ। अभी इंगेजमेंट कैसा चाहिए, रिन्यूड चाहिए। इंडियाज पीस डिप्लोमेसी इन यूक्रेन सिग्नल स्ट्रैटेजिक री एंगेजमेंट विथ यूरोपियन सिक्योरिटी, एंडिंग अ लॉन्ग इंडो यूरोपियन जियोपॉलिटिकल हियाटस, है ना, पॉज एक तरह से। यूरोपियन पावर लाइक चाइना, यूरोपियन पावर्स लाइक चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन यूरोपियन सिक्योरिटी। यहाँ पे यूरोपियन की जगह एशियन होगा। एशियन पावर की बात करें हम, एशियन पावर्स लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया ऑलरेडी यूरोपियन सिक्योरिटी के साथ इन्वॉल्व है एंड इंडिया हैड सिग्निफिकेंट स्टेक इन दिस एरिया। इंडिया का भी इस एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेक होने वाला है। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होगा, न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर, एक नया यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर इमर्ज करे। द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप विल परसिस्ट बियॉन्ड अ यूक्रेन सीज फायर, खाली यूक्रेन के सीज फायर करने से, वॉर को रोक देने से पीस आएगा नहीं। एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर चाहिए कि कौन पूरा यूरोप को मैनेज कर रहा है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स इज क्रूशियल गिवन द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स लिथियम ब्लॉक एक्शन ऑक्शन इन जेएनके। लिथियम ब्लॉक का क्या ऑक्शन होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं कंटेक्स्ट। द आर्टिकल डिस्कसेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या चैलेंज फेस किया इन ऑक्शनिंग ऑफ अ लिथियम ब्लॉक इन जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट। देखो लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का खोज हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिथियम है। पूरा इंडिया खुश हो गया, मैं भी खुश हुआ कि हाँ लिथियम है, लिथियम है। लिथियम बहुत ज्यादा जरूरी क्रिटिकल मिनरल है आज के टाइम पे। पूरा बैटरी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब कुछ लिथियम पे ही बेस्ड है। तो लिथियम हम कहां से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, और कंट्रीज जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वहां से लिथियम मंगा रहे होते हैं। तो लिथियम मिलना एक बहुत खुशी की बात थी कि हमारा पैसा बचेगा और हम आगे चले जाएंगे। बट लिथियम तो मिला, बट लिथियम कहाँ है, माइंस में है। लिथियम को एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन काम करता है, प्राइवेट कंपनीज काम करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, ऑक्शन कर देती है माइंस को, ऑक्शन कि ले जाओ, ये एक बिडिंग कर देती है कि 4-5 कंपनी आ रही हैं, 10 कंपनी, जो कंपनी हाईएस्ट बिडिंग करेगी वो चली जाएगी, वो लिथियम को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। इसी के बारे में बातचीत हो रही है कि लिथियम को बाई करने के लिए कोई बिडर ही नहीं आ पाया है। मतलब बिडर आए भी हैं तो वो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पूरा जो कहानी है वो कहानी बस सुन लीजिएगा। कहानी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ कहाँ माइंस है,
क्या क्या प्रोसेस है, ये सब थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे काम की होंगी। द आर्टिकल डिस्कसेस द चैलेंज फेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन ऑक्शनिंग ऑफ लिथियम ब्लॉक इन जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है। डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ सिग्निफिकेंट लिथियम और डिपॉजिट, द ऑक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड ट्वाइस। ऑक्शन को 2 बार बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, ड्यू टू वीक इन्वेस्टर रिस्पॉन्स। इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स कैसा रहा? वीक। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज स्क्रैप्ड द ऑक्शन फॉर द लिथियम ब्लॉक इन जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट फॉर द सेकंड टाइम ड्यू टू वीक इन्वेस्टर रिस्पॉन्स। इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स वीक रहा। द डिसीजन कम्स 18 months आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ 5.9 मिलियन टन लिथियम। लिथियम कितना मिला? 5.9 मिलियन टन। डिपॉजिट कहां मिला? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। 18 months हो चुके हैं, लास्ट ईयर मिला था जनवरी फरवरी के अराउंड। रीजन फॉर ऑक्शन कैंसिलेशन, एक बार अनल कर दिया गया मार्च 13 को, ड्यू टू लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 3 बिडर। मिनिमम 3 बिडर चाहिए बट उतने में नहीं पहुंचे थे फर्स्ट राउंड के लिए, तो इसको अनल कर दिया गया। सेकंड ऑक्शन को कैंसिल कर दिया गया। एनल्ड आफ्टर नो क्वालिफाइड बिडर्स क्लियर्स द फर्स्ट राउंड डिस्पाउट द मिनिमम बिडर रिक्वायरमेंट बीइंग वेव्ड। मिनिमम बिडर रिक्वायरमेंट हटा दिया गया 3 वाला, उसके बाद भी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट था उसको भी वो लोग पास नहीं कर पाए। मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या है? मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स है फर्दर एक्सप्लोरेशन नीडेड। द माइंस मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग फर्दर एक्सप्लोरेशन बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर ऑक्शन। एक्सप्लोरेशन और ज्यादा किया जाए। क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन, द मिनिस्ट्री नोटेड दैट इट इज द फर्स्ट टाइम क्रिटिकल मिनरल आर बीइंग ऑक्शन्ड इन द कंट्री, पहली बार। एंड द रिस्पॉन्स मे वेरी, और रिस्पॉन्स इसका ऊपर नीचे हो सकता है। इन्वेस्टर यहाँ हेजिटेंट कर रहा है। इन्वेस्टर क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? उसके बहुत सारे रीजन है, ये रीजन देखिए, समझिए एक एक करके। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, लिथियम का एक्सट्रैक्शन भी डिफिकल्ट होगा और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोसेस करना भी डिफिकल्ट होगा। लिथियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ड रॉक पेग्माटाइट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट करता हूं, हार्ड रॉक पेग्माटाइट डिपॉजिट इन रियासी इज चैलेंजिंग, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पेग्माटाइट अंडर डेवलप्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इनएडिक्वेट मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इन टेंडर डॉक्यूमेंट डिटर्ड इन्वेस्टर। इनएडिक्वेट जो मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है डॉक्यूमेंट्स में, उससे इन्वेस्टर क्या होता है? डिटर होते हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बिड डॉक्यूमेंट लैक्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक। ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? सफिशिएंट नहीं है। ब्लॉक साइज, द ब्लॉक वाज डीम्ड टू स्मॉल फॉर मॉडर्न मिनरल सिस्टम बेस्ड टूल। जो भी टूल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसके हिसाब से जो ब्लॉक्स इशू किए गए हैं वो बहुत छोटा इशू किया गया है ना। नो बेनिफिशिएशन स्टडी, देयर वाज नो स्टडी टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग लिथियम, कि इसको एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद यूज करने में कितना फायदा होगा, ये स्टडी ही नहीं किया गया है। कॉल्स फॉर इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बात ये हो रही है कि जो भी लिथियम रिपोर्ट किया गया उसका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और इंप्रूव किया जाए। करंट स्टैंडर्ड, इंडियाज रिसोर्स classification rule based on UN framework classification for resources lack sufficient information on economic viability। इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब कि आप क्या कर रहे हो? माइन से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो, साफ सफाई करके लिथियम यूज में कर रहे हो, तो जितना आपका खर्चा लगा और जितना लिथियम निकला, क्या वो वायबल है कि नहीं है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशन का वहां पे फ्रेमवर्क भी है ना। ग्लोबल स्टैंडर्ड, द कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्रिस score template used globally requires high geological confidence and pre-feasibility studies. Industry recommendation, experts recommend adopting CRI-RSCO aligned standard to attract private investment. Private investment को attract करने के लिए ये investment standard को follow करना जरूरी है। Expert opinion, economic viability clarity, essential for attracting investment due to the expensive extraction process and falling global lithium prices. लिथियम प्राइस जो फॉल कर रहा है ना, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना क्या है? जरूरी है। इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड डेवलप्ड बाय द नेशनल कमिटी फॉर रिपोर्टिंग मिनरल रिसोर्स एंड रिजर्व इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय CRI-RCO एज कॉम्प्लायंट, द IMSC could improve रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये एक्सपर्ट के ओपिनियन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर PV राव जो है NSCRI के को चेयर, वो बोलते हैं विदाउट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्टिंग, ये UN का रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए बिना द ऑक्शनिंग सिस्टम विल नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट,
क्योंकि फिर बाकी जो भी प्राइवेट कंपनी उनको ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि वो फायदा कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है। ऑक्शनरीज में नॉट स्टार्ट वर्क ऑन द क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक, क्योंकि उनको फायदा दिखना चाहिए। फ्यूचर स्टेप्स क्या होना चाहिए? फ्यूचर स्टेप फॉर द रियासी लिथियम ब्लॉक, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोसीड विद फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ द रियासी ब्लॉक बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर ऑक्शन, न्यू फाइंडिंग में प्रोवाइड पोटेंशियल इन्वेस्टर विथ मोर क्लैरिटी। अभी जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको और क्लैरिटी चाहिए होगा तो फायदा होगा, तो जाके वो कुछ काम कर सकते हैं। Alternatively, the government might bypass the auction process altogether and reserve the area for government-owned company. Government-owned company ही वहां पे काम कर सकते हैं, है ना। जो भी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसके तहत ऐसा गवर्नमेंट कर सकता है। एक्सपर्ट लोग क्या रेकमेंड करते हैं? डॉक्टर पीवी राव सपोर्ट्स एलोकेटिंग क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक दैट डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट बिड टू गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 17A ऑफ MMDR एक्ट, कि हाँ प्राइवेट कंपनी नहीं आ रही तो गवर्नमेंट कंपनी को ही दे दो, जिससे कि डेवलपमेंट माइनिंग ये सब क्या हो सके, प्राइवेटाइज किया जा सके। करंट ऑक्शन स्टेटस क्या है? आउट ऑफ 38 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक 14 हैव बीन सक्सेसफुली ऑक्शन्ड विथ प्रीफर्ड बिडर्स डिक्लेयर्ड, प्रीफर्ड बिडर को डिक्लेयर कर दिया गया है। रिमेनिंग 24 ब्लॉक के लिए इंक्लूडिंग द रियासी लिथियम ब्लॉक फेल्ड टू अट्रैक्ट बिड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मिनिस्ट्री प्लान टू री ऑफर मेनी ऑफ दीज ब्लॉक्स, वापस करेगी। कोरबा छत्तीसगढ़, ये भी लिथियम का डिपॉजिट है। इंडियाज फर्स्ट लिथियम ब्लॉक was successfully auctioned to Maiki South Mining Private Limited a 76.05% ऑक्शन प्रीमियम के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कोरबा छत्तीसगढ़ वाला है ना, कंपनी का नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट। नियर बाय अ प्राइवेट एक्सप्लोरेशन कंपनी फंडेड बाय द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फाउंड लिथियम डिपॉजिट रेंजिंग फ्रॉम 168 to 295 पार्ट पर बिलियन, सजेस्टिंग पोटेंशियल फॉर लार्जर रिजर्व। अदर स्टेट, मणिपुर की बात करें कामजोन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। लद्दाख की बात करें मेराक ब्लॉक में मिलेगा आपको। असम की बात करें अपग्रेडेशन ऑफ लिथियम एक्सप्लोरेशन धुबरी एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वाज रिकमेंडेड टू बी ड्रॉप बाय द NMET कमिटी। तो लिथियम कहाँ का इंडिया में है? डायरेक्टली ज्योग्राफी पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर माइनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।